हेलो स्टूडेंट्स, आज बात कर रहे हैं हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 3 में मैंने पैलोग्राम्स के बारे में आप लोगों को बताया था। पैलोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम कुछ और उसके आगे की बात करेंगे। जैसे अगला पार्ट आ रहा है रोम्बस। रोम्बस क्या है? एक्चुअल में रोम्बस भी एक पैलोग्राम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? रोम्बस की सभी साइड से, जैसे पैलोग्राम में मैंने क्या बताया आपको कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। और रोम्बस में क्या होता है कि इसमें सभी साइड, जैसे ये चारों ही साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल्स जो है इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि उसमें हम पैलोग्राम में बात कर रहे थे कि डायगोनल्स सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और यूज हो जाता है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इसके बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी होता है। बाकी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाता है। देखा जाए तो पैलोग्राम, जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा, इसके आगे हम लोग रेक्टेंगल की और स्क्वायर की भी बात करेंगे। तो ये रोम्बस है, सभी साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं या इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है डायगोनल्स का, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। रोम्बस के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैलोग्राम ही है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज है। रेक्टेंगल आप देखिए क्या है, हालांकि रेक्टेंगल बहुत स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते रहे होंगे। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे यहाँ पर ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड भी इस साइड के इक्वल होती है। आप देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज पैलोग्राम की इसमें आती हैं। बस फर्क क्या होता है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, और बाइसेक्टर भी होते हैं। मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल। क्योंकि इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, तो ये जो पार्ट्स आ रहे हैं डायगोनल्स के, मान लीजिए हम यहाँ पर ओ कह दें और इसको ABCD कर दें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि AO CO के इक्वल, BO DO के इक्वल। चूंकि डायगोनल्स इक्वल है और हम ये कह रहे हैं कि जो O पॉइंट है वो इन डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके चारों ही पार्ट इक्वल होंगे। AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में ये 90 डिग्री का एंगल एक तो होता है। ध्यान दीजिए, जो रेक्टेंगल मैंने बताया था अभी, जो रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा था, उसमें भी ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं यहाँ पर। ऐसे ही स्क्वायर में भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मतलब डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ध्यान से आप देखिए, पैलोग्राम और रेक्टेंगल का रिलेशन है, स्क्वायर और रोम्बस का रिलेशन है। जैसे ये रेक्टेंगल है आपका, ऐसे रेक्टेंगल आप बनाते हैं, इसमें ये 90 डिग्री होता है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्टर भी होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। अब इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें तो क्या बनेगा? एक पैलोग्राम बन जाएगा। ऐसे ये पैलोग्राम होता है, ठीक, यही चीज है। आप देखिए, जरा सा आप ऐसे करिए तो ये पैलोग्राम बन जाता है। इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की हैं। जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती, यहाँ पर भी अपोजिट साइड इक्वल थी। बस फर्क क्या है कि डायगोनल इक्वल नहीं रहा। डायगोनल बाइसेक्टर तो होंगे, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही स्क्वायर के केस में कि मान लीजिए स्क्वायर है और इसी को थोड़ा सा ऐसे करेंगे आप, तो ये जो बनता है ये आपका क्या बन जाता है? रोम्बस हो जाता है। इसमें अपोजिट साइड इस तरीके से बनती है, ऐसे बना लीजिए आप, ये रोम्बस हो जाता है, जिसमें सभी साइड इक्वल होती है, यहाँ पर भी सभी साइड इक्वल होती हैं। बस इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, बस अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। खैर, तो ये तो बात की मैंने स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस, पैलोग्राम। इसके अलावा एक और कोऑर्डिनेटर आता है, काइट। ऐसे काइट में क्या होता है, इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल होती है,
ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। और ये जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। आप देखिए ये डायगोनल बड़ा है, ये छोटा डायगोनल होता है। बस एक चीज और होती है कि जैसे ये जो छोटा वाला डायगोनल है ये इस डायगोनल से डिवाइड हो रहा है और इक्वली डिवाइड होता है, मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। मतलब एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होते। तो ये काइट है। काइट भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो जैसे कि 4 साइडेड जितने भी फिगर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 उसकी बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन क्या है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि क्या ट्रू है, मतलब कौन कौन सा पार्ट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। जैसे लिखा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सबके सब स्क्वायर होते हैं। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती हैं। तो एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये कि जो एक स्क्वायर है ये एक रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टीज नहीं आती। जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये इसको हम रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है, लिखा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर इसकी जगह पर ये होता है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये ट्रू हो जाता है। शायद अगला पार्ट होगा भी इसमें। ऐसे भी पार्ट है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने रोम्बस होते हैं सबके सब पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। आप देखिए ये रोम्बस है जिसमें सभी साइड इक्वल होती है, बट होता क्या है भाई, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड इसमें इक्वल भी होती है। तो जितने भी रोम्बस होते हैं वो सबके सब पैरेललोग्राम होते हैं। सी पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। जितने स्क्वायर होते हैं वो भी रोम्बस होते हैं। तो वो भी सही है, क्योंकि स्क्वायर भाई ये ऐसे स्क्वायर है। अब इस रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, रोम्बस में होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं। तो आप देखिए कि स्क्वायर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबकी सब रोम्बस में आती हैं। मतलब स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं। तो ध्यान दें, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। जितनी सी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, ट्रेपेजियम की, या फिर एक पार्ट, हालांकि ट्रेपेजियम मैंने नहीं बताया। ट्रेपेजियम इस टाइप से होता है, अभी फिलहाल आप कोर्स में आया नहीं, आपके दिखा नहीं मुझे। ट्रेपेजियम में होता है कि एक पेयर पैरेलल होता है, केवल एक पेयर, बाकी अदर 2 साइड्स के लिए कुछ भी फिक्स नहीं होता। इसको ट्रेपेजियम कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, आप लोग उसको देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब आपको बताना है, मान लीजिए 4 साइड्स हैं और इक्वल लेंथ की हैं, तो कौन कौन से क्या होते हैं, उस कोऑर्डिनेटर को हम क्या कह सकते हैं। तो अगर 4 साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी साइड्स इक्वल होती हैं। लिखा है 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल हो। तो 4 राइट एंगल किस में होते हैं? या तो रेक्टेंगल में होते हैं या फिर स्क्वायर में होते हैं। भाई रेक्टेंगल में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, तो इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, है ना, हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम और रोम्बस, है ना। आपको बताना है कि कौन सा स्क्वायर, है ना, हाउ इज स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। तो ध्यान दें, इस थर्ड क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर और इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेटर है, वो स्क्वायर कैसे हो सकता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेटर स्क्वायर कैसे हो सकता है कि भाई उसकी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए, और जो है जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट
लिखा नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स आर, है ना, हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि उस कोऑर्डिनेटर का नाम आपको बताना है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते हैं। तो ये देखिए कितने वे आ रहे हैं, एक तो पैरेललोग्राम हो गया आपका, है ना, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, है ना, ये सारे के सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सभी के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो बाइसेक्ट ईच अदर, फिर आगे लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जब बात आती है तो उसमें सिर्फ आपका स्क्वायर आता है और रोम्बस आता है। स्क्वायर और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। और डायगोनल्स आर इक्वल, तो इक्वल डायगोनल्स किस में होते हैं? इक्वल डायगोनल्स इसमें होते हैं, स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, हालांकि बाइसेक्टर तो होते ही हैं, ठीक है। तो इस टाइप के देखिए ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक टोटल क्वेश्चन इसमें है। और आइए एक लास्ट क्वेश्चन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी और उसमें कुछ है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। अब ध्यान दें, एक लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे आप बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। हमने यहाँ पर दे दिया A, ये B है और ये C है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। अब राइट एंगल की अपोजिट साइड AC है, इसका मिड पॉइंट है O, यहाँ पर O हो गया, ये मिड पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, लिखा है एक्सप्लेन वाई O इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। अब आपको बताना है कि O जो है वो ABC से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस पर आप, हालांकि इसमें और भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं। अगर हम इसको डायमीटर मान करके एक सर्किल ड्रॉ करें तो वो सर्किल यहीं से पास होगा। तो आगे आने वाले क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए सर्किल यहीं से पास होगा, एक रीजन तो ये भी हो सकता है। और तब क्या होगा, क्योंकि हम इसको डायमीटर मान रहे हैं तो फिर इसका जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर होगा, और सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि उसको रेडियस कहते हैं। तो इस तरीके AO, CO, BO इक्वल हो जाएगा, एक रीजन तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। तब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप कुछ मत करिए, जैसे ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी आप इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक। ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, या इसको ऐसे कर दिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसको एक्सटेंड कर दीजिए और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए, जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट आप ले लीजिए। तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, और जितना ये है उतना ही आपने इसको भी ज्वाइन बना दिया है, तो ये क्या बनेगा भैया, या तो ये रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा, ठीक। अगर आप ऐसा कर देते, क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल है और आप क्या कर रहे हैं कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, और इसमें जितना ये था उतना ही हमने इसको एक्सटेंड कर दिया आगे। तो चूंकि ये पार्ट इसके इक्वल आ गया, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ गया, और फिर हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें हुआ डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो या तो ये पैरेललोग्राम होगा, या फिर रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या रेक्टेंगल हो सकता है। लेकिन इसमें चूंकि एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसका मतलब या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है तो सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज दिखा दी ना, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन था और हमने ये मिड पॉइंट लिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ये ज्वाइन किया। अब ये O मिड पॉइंट है, हम ये कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ाइए कि जितना ये पोर्शन है उतना ही ये हो, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। इधर ये वाला पार्ट इस पार्ट के पहले से ही इक्वल है। अब आप जब इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो चूंकि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, यहाँ पर बन गया एक क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका, और तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं किसमें, एक तो पैरेललोग्राम में मैंने बताया डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में करते हैं, रेक्टेंगल में करते हैं, और रोम्बस में करते हैं। ये सारे इस सब में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब इन चार में से कुछ होना चाहिए। अब चूंकि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो एक पैरेललोग्राम तो ये हो गया 100%।
पैरेललोग्राम हम इसको कह सकते हैं। पैरेललोग्राम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही हो सकता है। इसलिए हमने एक ऐसा नाम दे दिया जो सभी मतलब हर तरीके से इस अप्लाई हो जाए। तो मतलब ये 100% एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज कही जा रही है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पार्ट इस पार्ट के पैरेलल होगा, ये वाला मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा। अब इसमें एक अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो फिर ये सारे ही एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। को इंटीरियर एंगल के रिलेशन से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये इसके पैरेलल इसलिए ये भी 90 डिग्री हुआ। तो फाइनली क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन हमने पहले ही बताया कि एक स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो हम एक ऐसा नाम बताते रहते हैं कि जो दोनों पे अप्लाई हो जाए। तो लोग फाइनली ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल में क्या होता है भाई? डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं और ये पार्ट चूंकि डायगोनल इक्वल है इसलिए जितने भी पार्ट्स हैं सारे ही पार्ट इक्वल होंगे। तो ये पार्ट और ये पार्ट मतलब तीनों ही पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि ओ अगर AC का मिड पॉइंट है और बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है तो जितना AO होगा उतना ही BO होगा, उतना ही CO होगा। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 था वो हो जाता है। तो 3.4 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। 3.4 एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर फिलहाल फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप लोगों को जब ये क्वेश्चन मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय आप सामने जब भी रहें या नहीं भी मान लीजिए बाद में भी करते हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए। मैं जिस तरीके से कंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा वैसे आप उसको करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। चैप्टर का नाम होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।